हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, खेत में बेड़ बनाकर अलग अलग भागों में बांटने से वहीं पर संरक्षण होता है। मृदा के कण। ऑप्शन बी मिट्टी के ढीले। ऑप्शन सी है वर्षा का पानी। ऑप्शन डी है जीवांश। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा का पानी दोस्तों संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। 500 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। 5 kg, 1 kg, 3 kg, 300 kg। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 5 kg उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। मृदा वर्गीकरण तंत्र की विशिष्ट इकाई है। मृदा वर्गीकरण तंत्र की विशिष्ट इकाई है। श्रेणी, परिवार, वृहद समूह और ऑप्शन डी है वर्ग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रेणी जो है दोस्तों विशिष्ट इकाई है मृदा वर्गीकरण की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। अम्लीय मृदा में होता है। ऑप्शन ए है कम पीएच, कम CEC, कम कैल्शियम एवं अधिक एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। जो अम्लीय मृदा होती है उसमें दोस्तों पीएच कम होता है और CEC जो होता है वो भी कम होता है। कैल्शियम एवं एल्युमिनियम यानी कि कैल्शियम में भी कम होता है और एल्युमिनियम अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किताब के लेखक हैं। ऑप्शन ए है दहामा AK। ऑप्शन बी है थापा U एवं त्रिपाठी P और ऑप्शन सी है शर्मा अरुण के और दोस्तों ऑप्शन डी है पाला नियमपन और SP एवं अंदुरई। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी शर्मा अरुण के ए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बुक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। सल्फिटेशन प्रक्रिया से बनाए गए प्रेस मड का प्रयोग किस भूमि के सुधार हेतु किया जाता है। लवणीय मृदा के लिए, अम्लीय मृदा के लिए, अधिक अम्लीय मृदा के लिए कि क्षारीय मृदा के लिए। तो दोस्तों, प्रेस मड है जो वो दोस्तों क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। DAP उर्वरक की रासायनिक प्रकृति क्या है। क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो DAP है उसकी जो रासायनिक प्रकृति है केमिकल नेचर वो दोस्तों कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला एक्टिनोमाइसीटीज है। एजेक्टोबैक्टर, फ्रेंकिया, नोस्टॉक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रेंकिया एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला
एक्टिनोमाइसीटीज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। भूरी खाद का प्रयोग वर्तमान में कौन सी फसल में किया जा रहा है? ऑप्शन है गेहूं में, गन्ने में, मक्के में, चावल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चावल में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन से पौधे में तने के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेसबेनिया रोस्टोटेटा। इसमें दोस्तों जो होता है तने के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और दोस्तों जड़ यानी कि तना और जड़ दोनों के द्वारा दोस्तों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा देश अपनी 90% मानव मल भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो 90% मानव का मल भूमि का उपयोग फसल उत्पादन में किया जाता है? संयुक्त अमेरिका, जर्मनी, चीन और भारत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। पादप अवशेषों में खनिजीकरण हेतु नाइट्रोजन की क्रांतिक मात्रा होती है? क्रांतिक मात्रा होती है तो दोस्तों ऑप्शन ए है 0.9 से 1%, यानी कि इससे कम। 1.7 से 1.8, इससे कम, यानी कि 1.7 से 1.8, इससे अधिक। और ऑप्शन डी है 0.9 से 1. तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 0.9 से 1% से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन का ह्रास से बचाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है रिड यूज्ड जोन में, ऑक्सीडाइज्ड जोन में, और ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिड यूज्ड जोन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए है मोलिब्डेनम, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है बोरान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पोटेशियम तत्व आवश्यक होता है गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रकोप बढ़ता है, यानी कि गन्ने के खेत में अगर नाइट्रोजन का अधिक उपयोग किया जा रहा है तो किसका प्रकोप बढ़ जाता है? ऑप्शन ए सफ़ेद मक्खी का, ऑप्शन बी है पायरिल्ला का, ऑप्शन सी है तना मक्खी का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पायरेला डिजीज का दोस्तों प्रकोप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, परणी छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक होगा, यानी कि 4 उर्वरक दिए गए, इनमें से कौन सा उर्वरक परणी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है निर्जल अमोनिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यूरिया। यूरिया का उपयोग परणी छिड़काव हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान होना चाहिए। धान की खेती के लिए मृदा का पीएच मान होना चाहिए 4 से 6, 5 से 6.5, 6 से 7 कि 7 से 9। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, धान की खेती के लिए दोस्तों 4 से 6 पीएच वाली मृदा सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है। ऑप्शन है एसएसपी, ऑप्शन बी है कैन, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है डीएपी। तो दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डीएपी एक जटिल उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा उर्वरक तत्व भूमि में डालने के तुरंत बाद स्थायित हो जाता है। फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फास्फोरस। फास्फोरस दोस्तों भूमि में डालने के तुरंत बाद ही स्थिरित होने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इन सीटू मृदा जल मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है। ऑप्शन ए है टीडीआर, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन प्रोब, ऑप्शन सी है टेंसियोमीटर, ऑप्शन डी है जिप्सम ब्लॉक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेंसियोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सल्फर ऑर्गेनिक रूप है। कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है। प्यूरिन, आरएनए, फाइटिन और ऑप्शन डी है सिस्टीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सिस्टीन। दोस्तों ये सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फसलों में 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने किलोग्राम बीज का बीजोपचार किया जा सकता है। 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो दोस्तों 1 पैकेट राइजोबियम से 10 किलोग्राम बीज का उपचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मृदा संरचना का संबंध है मृदा कणों का पुंजन, और ऑप्शन बी है कणों के आकार का वितरण, ऑप्शन सी है मृदा कणों की व्यवस्था, ऑप्शन डी है जल धारण क्षमता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मृदा कणों की व्यवस्था। जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसका संबंध किससे है, अरेंजमेंट
ऑफ सॉयल पार्टिकल्स, यानी कि मृदा कणों की व्यवस्था मृदा संरचना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक है? कौन सा उर्वरक है जो सबसे अधिक अम्ल उत्पादक करता है या उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है केन, इसे दोस्तों किसान खाद भी कहते हैं, ऑप्शन डी है यूरिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फेट सबसे अधिक अम्ल उत्पादक उर्वरक है, यानी कि अमोनियम सल्फेट सबसे ज़्यादा अम्ल का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। धान, आलू, मूंगफली के लिए नाइट्रोजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे आप? नाइट्रेट को, अमोनिया को, नाइट्राइट को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धान, आलू और मूंगफली के लिए तो दोस्तों अमोनिया को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। जो क्वेश्चन है फसल जो हरी अवस्था के लिए उपयुक्त है, मक्का, मूंग, धान, चना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मूंग दोस्तों हरी खाद के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सी शुष्क क्षेत्रीय दलहन फसल वर्षा ऋतु में हरी खाद के लिए उपयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है चावला, जिसे दोस्तों लोबिया कहते हैं, ऑप्शन बी है मोट, ऑप्शन सी है मूंग और ऑप्शन डी है ग्वार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, ग्वार का उपयोग वर्षा ऋतु में हरी खाद के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। 1 टन ताज़ा मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितने % मात्रा होती है नाइट्रोजन की? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 9.6 से 23 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 2.4 से 6.5 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 1.6 से 6.8 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 5 से 10 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि 1 टन मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 9.6 से 23 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है। 1 टन दोस्तों बराबर 10 कुंटल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? ऑप्शन ए है ब्लड मील, ऑप्शन बी है तिलहन खल, जिसे दोस्तों ऑयल केक कहते हैं, ऑप्शन सी है जलीय खरपतवार, ऑप्शन डी है मानव मल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जलीय खरपतवार। ये दोस्तों सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा एक खनिज तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवाणु नहीं है? पीएसबी, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, पीएसबी। ये दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नाइट्रोसोमोनास है, क्या है?
नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करता है, नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में अपचयन करता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है, और ऑप्शन डी है अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण करता है। तो दोस्तों जो नाइट्रोसोमोनास है ये क्या करता है, अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32 का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, धान का खैरा रोग निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण होता है? लोहे की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण और पोटास की कमी के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक, जिंक या जस्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? पहला ऑप्शन है राइजोबियम जेपोनिकम, ऑप्शन बी है राइजोबियम ट्राइफोलाई, ऑप्शन सी है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम और ऑप्शन डी है राइजोबियम लुपिनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मटर की जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है, एक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियां ली जाती, गुलाबी, हरी, भूरी, सफ़ेद, भूरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुलाबी रंग की ग्रंथियां ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, माइकोराइजा उच्च कोटि पादपों की जड़ों में निम्न सूक्ष्म जीवाणु के सहजीवन में बनते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई और ऑप्शन डी है एक्टिनोमाइसीटीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फंजाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत प्रक्रिया क्या है? अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विनाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, राइजोबियम माध्यम में जीवनक्षम वाहक कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या प्रति ग्राम कितनी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 की पावर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मृदा में मैंगनीज निम्न किस रूप में पाया जाता है? यानी कि मृदा में मैंगनीज किस रूप में पाया जाता है? Mn++, Mn++, Mn4+ और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मृदा में मैंगनीज डबल+ के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा होती है 23%, 55%,
35% कि 52%? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 35% जिंक की मात्रा होती है। किसमें? जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता के लिए सबसे उपयुक्त पीएच है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 कि 6 से 8? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6 से 7 पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मृदा में कैल्शियम निम्न द्वारा दिया जाता है, यानी कि मृदा में कैल्शियम किस रूप में दिया जाता है? ऑप्शन ए है जिप्सम के रूप में, रॉक फास्फेट के रूप में, ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिप्सम और रॉक फास्फेट दोनों रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में या निम्नलिखित मृदाओं में बोरान की कमी पाई जाती है, यानी कि किस मृदा में बोरान की कमी पाई जाती है? रेटेलाइट में, पॉड जौल मृदा में, बलुई मिट्टी में कि उपरोक्त सभी? तो दोस्तों रेटेलाइट, पॉड जौल, बलुई मिट्टी, इनमें दोस्तों बोरान की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जब रॉक फास्फेट की अपक्रिया गंधक के अम्ल के साथ करवाई जाती है तब कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए है फास्फो जिप्सम, ऑप्शन बी है फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो दोस्तों जब रॉक फास्फेट की क्रिया गंधक के अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों फास्फोजिप्सम और फास्फोरिक अम्ल दोनों उत्पाद बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस एटमॉस्फेरिक नमी तनावपूर्ण पौधों को प्राप्त जल मृदा में उपलब्ध रहता है, यानी कि किस एटमॉस्फेरिक नमी के तनाव पर पौधों को प्राप्त जल मृदा में उपलब्ध रहता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.3 से 15 बार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विभिन्न नमी स्तर पर किस भौतिक बल के प्रत्याक्षण को मृदा सुगठिता कहते हैं? ऑप्शन ए संजन, ऑप्शन बी असंजन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजन और असंजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है मरुस्थलीय मृदाओं के बढ़ने का क्या कारण है? कम वार्षिक वर्षा, ऑप्शन बी है उच्च प्रभावी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है वर्ष भर उच्च तापमान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मरुस्थलीय जो मृदाएं बनने का जो कारण है वो दोस्तों पहला है कम वार्षिक वर्षा, और दूसरा है उच्च प्रभावी वाष्पीकरण, और तीसरा है वर्ष भर उच्च तापमान होना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। मृदा नमी सूचक उपयुक्त होते हैं। मृदा नमी सूचक
उपयुक्त होते हैं? क्षेत्र क्षमता के लिए, मलान बिंदु के लिए, आर्द्रता ग्राही गुणांक के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा लक्षणित सतही संस्तर डायगोनेस्टिक सरफेस होरिजन है? ऑप्शन ए अर्जिलिक, ऑप्शन बी कैल्सिक, ऑप्शन सी जीप्सिक, और ऑप्शन डी है ओक्रिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओक्रिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मृदा वर्गीकरण में कितनी इकाइयाँ होती हैं? मृदा वर्गीकरण में कितनी कैटेगरीज होती हैं? 10, 8, 6, 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 इकाइयाँ होती हैं। दोस्तों कितनी इकाइयाँ होती हैं? 6 इकाइयाँ होती हैं। मृदा के आधुनिक वर्गीकरण में 7 अप्रॉक्सीमेशन के आधार पर वर्गीकरण की 6 कैटेगरियाँ होती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी श्रेणी मृदा गण है जिसे सॉयल ऑर्डर कहते हैं, और सबसे छोटी श्रेणी सॉयल सीरीज है। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि मृदा की सबसे बड़ी इकाई क्या है और सबसे छोटी इकाई क्या है।